हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ब्लड वाले सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और आरबीसीज का हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, जिसमें हमने एनीमिया भी पूरा डिटेल में अच्छे से सब स्टडी कर लिया था। आज से हम लोग शुरू करेंगे वाइट ब्लड सेल्स या फिर डब्ल्यूबीसीज। देखो, हमने जब ब्लड की शुरुआत की थी, ब्लड के सेशंस की शुरुआत की थी, तब हमने आपको बताया था कि ब्लड के कंपोनेंट्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें से एक पार्ट रहता है उसका प्लाज्मा, जो उसका मैट्रिक्स पार्ट है, और दूसरा पार्ट रहता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन तरह के सेल्स हम स्टडी करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम तीन तरह के सेल्स स्टडी करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने डिटेल में स्टडी किया आरबीसीज। सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और आज से हम लोग शुरू करेंगे डब्ल्यूबीसीज, और जो तीसरा है वो है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, जो हम डब्ल्यूबीसीज के बाद डिस्कस करेंगे। इनके फंक्शंस वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम डब्ल्यूबीसीज से। देखो, डब्ल्यूबीसीज का जो प्रॉपर टेक्निकल नेम है वो है ल्यूकोसाइट्स। अब ये नाम कहाँ से आया वो देखते हैं हम लोग। देखो, ल्यूको, ये जो वर्ड है ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ल्यूको मीन्स कलरलेस। अब बिकॉज कलरलेस तो आप इसको वाइट भी बोल सकते हो, तो इट इज़ कलरलेस या वाइट। और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि वाइट सेल्स, इसलिए डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड सेल्स इनको कहा जाता है। तो ये जैसा मैंने अभी कहा कि ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ये कलरलेस होते हैं, और प्लस ये न्यूक्लिएटेड है। अब हमने न्यूक्लिएटेड पे, इस वर्ड पे एम्फेसाइज क्यों किया? क्योंकि जो तीन फॉर्म्ड एलिमेंट्स की हमने बात की, यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इसमें से केवल डब्ल्यूबीसीज ही ऐसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बाकी आप देखिएगा कि आरबीसीज और प्लेटलेट्स, इन दोनों के पास ही न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए ल्यूकोसाइट्स आर दी ओनली न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। तो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं हम आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के बीच में। अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो, सबसे पहले कलर की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज में कोई कलर नहीं होता, जबकि आरबीसीज आर रेड इन कलर। क्यों? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। नंबर की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज काफ़ी कम नंबर में होते हैं एज़ कम्पेयर टू आरबीसीज। आरबीसीज का एक एवरेज नंबर 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, हम दोनों सेम यूनिट में कंपेयर करेंगे। देखो, यहाँ पे भी पर क्यूबिक एमएम, यहाँ पे भी पर क्यूबिक एमएम। 4.5 से 5.5 मिलियन, इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया 45 to 55 लाख पर क्यूबिक एमएम। 45 से 55 लाख आरबीसीज होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसीज का नंबर देखो आप, केवल 4,000 से 11,000। 4,000 से 11,000, तो आप जो डिफरेंस देख रहे हो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ब्लड, जब आप ब्लड की प्रोफाइल, ब्लड की पिक्चर देखते हो आप, तो उसमें आपको मैक्सिमम आरबीसीज ही दिखाई देते हैं। साइज़ की बात करें तो आरबीसीज के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसीज आर लार्जर, ठीक है, जिनका मैक्सिमम डायमीटर जाता है 18 माइक्रॉन्स तक, जबकि आरबीसीज आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसीज, और इसका मैक्सिमम डायमीटर जाता है 7.5 माइक्रॉन्स तक। तो साइज़ में भी ये बड़े रहते हैं, नंबर में कम है लेकिन साइज़ में बड़े हैं। शेप की बात करें तो आरबीसीज का शेप आपको अच्छे से पता है, डिस्क शेप्ड और बाय कॉन्केव रहता है। दोनों सर्फेसिस पे ये कॉन्केविटी शो करता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि वाई आरबीसीज आर कॉन्केव, है ना। आरबीसीज कॉन्केव कैसे हुए, उसके पीछे का रीज़न आपको मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमने आरबीसीज के बारे में स्टडी की थी। डब्ल्यूबीसीज का ऐसा कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप्ड रहते हैं। कुछ डब्ल्यूबीसीज आपको अमीबॉइड दिख जाएंगे, है ना, अमीबा टाइप शेप रहता है इनका, तो इसे कोई प्रॉपर शेप नहीं रहता। न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसीज में होता है, आरबीसीज में नहीं होता। और ये भी याद रखो, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। ग्रेन्यूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की बात चल रही है यहाँ पे। ये पिक्चर देखो आप डब्ल्यूबीसीज का है। इन डब्ल्यूबीसीज में आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये तो न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। अब आप न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में देखोगे तो आपको कुछ ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ डब्ल्यूबीसीज ऐसे होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ग्रेन्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन सम टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। इनफैक्ट ऐसे डब्ल्यूबीसीज जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। तो केवल ग्रेन्युलोसाइट्स ही वो डब्ल्यूबीसीज हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि आरबीसीज में कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। अभी ग्रेन्यूल्स क्या है, इन ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है, वो सब कुछ हम लोग आगे फर्दर जब स्टडी करेंगे तब हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। देखो, ग्रेन्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इम्यूनिटी, जो हम कहते हैं ना, डब्ल्यूबीसीज का मेन काम है डिफेंस का, तो उन डिफेंस में ग्रेन्यूल्स का ही मेन रोल रहता है। तो हम बारी बारी से सभी डब्ल्यूबीसीज अलग अलग देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, सब पे अलग अलग वीडियोज़ हैं, तो वहाँ पे आप इन ग्रेन्यूल्स का फंक्शन वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो ये ग्रेन्यूल्स की बात हो गई। फिर बात करते हैं टाइप्स की। तो डब्ल्यूबीसीज टोटल 5 टाइप के होते हैं, हम लोग स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर में।
जबकि आरबीसीज केवल एक सिंगल टाइप का रहता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज का लाइफ बहुत वेरी करता है। कुछ डब्ल्यूबीसीज आधे दिन यानी हाफ डे उनकी लाइफ रहती है, कुछ डब्ल्यूबीसीज की लाइफ 15 डेज तक रहती है, जबकि आरबीसीज का लाइफ 120 डेज तक रहता है। मतलब लॉन्गर लाइफ है आरबीसीज की एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ दी डब्ल्यूबीसीज। पर ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूबीसीज केवल 15 दिन, कुछ डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ रहता है वो मंथ्स तक भी रहता है। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे आगे डब्ल्यूबीसीज में और डिटेल में स्टडी करेंगे वैसे वैसे हम लोग और इसको डिटेल में जानेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के। अब चलते हम लोग टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स पे। देखो इस क्लासिफिकेशन को, इस स्लाइड को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके डब्ल्यूबीसीज के मैक्सिमम कंसेप्ट यूं ही क्लियर हो जाएंगे। डब्ल्यूबीसीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर ऐसे डब्ल्यूबीसीज जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उनको हमने नाम दिया ग्रेन्युलोसाइट्स। साइट्स मतलब अगेन सेल्स, तो ऐसे सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और अगर ग्रेन्यूल्स नहीं है तो उनको हम क्या कहेंगे, अग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। आगे फर्दर डिवीजन देखते हैं। बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझोगे अच्छे से तो आराम से नाम याद हो जाएंगे। अब ये जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है ग्रेन्युलोसाइट्स में, ये ग्रेन्यूल्स कौन सी डाई से स्टेन होते हैं उसके हिसाब से ग्रेन्युलोसाइट्स 3 टाइप के होते हैं। समझना अच्छे से। हम क्या करते हैं, जब भी हम माइक्रोस्कोप के नीचे किसी टिश्यू को देखते हैं तो उस टिश्यू को देखने के लिए हमें पहले उसको स्टेन करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं स्टेनिंग, माइक्रोस्कोपिक स्टेनिंग। तो इनको भी देखने के लिए हमें स्टेनिंग करनी पड़ेगी, ब्लड सेल्स को देखने के लिए। तो ग्रेन्यूल्स कौन से टाइप का स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं उसके बेस पे ग्रेन्युलोसाइट्स 3 टाइप के होते हैं। अगर ग्रेन्यूल्स एक बेसिक डाई से स्टेन होंगे तो हमने नाम क्या दिया, बेसोफिल। फिल होता है ना, जैसे वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रोफिलिक, लाइपोफिलिक, वैसे ही बेसोफिलिक। फिलिक मीन्स लविंग, कहते हैं हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, वैसे ही बेसोफिल मतलब क्या हो गया, बेस लविंग। यानी इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं, इनके ग्रेन्यूल्स बेसिक डाई से स्टेन होंगे, इसलिए बेसोफिल नाम हमने इसको दिया। दूसरा, अगर यही एक एसिडिक डाई से स्टेन होंगे तो उसको हम कहेंगे एसिडोफिल। जैसे बेसोफिल वैसे ही एसिडोफिल। ठीक है, अब समझना अच्छे से, जो एसिडिक डाई हम यूज़ करते हैं उस एसिडिक डाई का नाम है इओसिन। क्या नाम है, इओसिन। जो एसिडिक डाई स्टेनिंग में यूज़ होती है उस एसिडिक डाई का नाम है इओसिन। इसलिए एसिडोफिल्स का ही दूसरा नाम क्या है, इओसिनोफिल्स। तो एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स सेम है क्योंकि इओसिन उस एसिडिक डाई का नाम है। और अगर ऐसे डब्ल्यूबीसीज जो दोनों से ही, जिनके ग्रेन्यूल्स दोनों से ही स्टेन होते हैं, एसिडिक डाई से भी और बेसिक डाई से होंगे दोनों से स्टेन, लेकिन मोस्टली ये बेसिक डाई से ज़्यादा रहते हैं। इनफैक्ट ये दोनों ही डाई से उतना ज़्यादा स्टेनिंग शो नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक। समझ में आ रहा है, इसलिए इनको क्या कह दिया हमने, न्यूट्रोफिल्स। तो वापस बता रहा हूँ, ऐसे ग्रेन्युलोसाइट्स जिनके ग्रेन्यूल्स बेसिक डाई से स्टेन होंगे वो बेसोफिल, जिनके ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई से स्टेन होंगे वो एसिडोफिल। एसिडिक डाई का नाम इओसिन है तो इओसिनोफिल। और ऐसे जो दोनों यानी एसिडिक और बेसिक डाई से स्टेन होते हैं वो न्यूट्रल यानी न्यूट्रोफिल। तो इसके बेस पे ग्रेन्युलोसाइट्स 3 टाइप के होते हैं। अब स्टूडेंट्स एग्जाम में जाके भूल जाते हैं कि सर ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से थे, ये 3 या ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो देखो भूलने की कोई, मैं क्या कह रहा हूँ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ग्रेन्युलोसाइट्स का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया कि ग्रेन्यूल्स किससे स्टेन होंगे, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, तो आप कैसे भूल सकते हो, ये नाम ही तो वैसे ही रखें ग्रेन्यूल्स के बेस पे। तो ग्रेन्युलोसाइट्स ये। अब ऐसे डब्ल्यूबीसीज जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है वो ग्रेन्युलोसाइट्स, ये 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में जो मेन डिफरेंस है वो है इनके न्यूक्लियस का। मोनोसाइट का न्यूक्लियस देखो आप, ये मोनोसाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसका न्यूक्लियस कैसा रहता है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस रहता है मोनोसाइट का। और ये अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस रहता है साइज़ में काफ़ी बड़ा रहता है। ये इतना बड़ा रहता है कि करीब करीब पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर लेता है ये। अब आप देखो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स के 3 टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स या NK सेल्स कहते हैं इनको। इम्यूनिटी वाले वीडियोस ऑलरेडी मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ। उन इम्यूनिटी वाले वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बी सेल्स और टी सेल्स और NK सेल्स में।
ठीक है, आपको पता ही होगा बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये इनमें डिफरेंस है। अब इन तीनों का न्यूक्लियस देखो, बी लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट का और एनके सेल्स का, इन तीनों का न्यूक्लियस इतना बड़ा है कि साइटोप्लाज्म आपको केवल और केवल पेरिफेरी पर ही देखने को मिलता है। यहाँ पे न्यूक्लियस करीब करीब पूरे सेल को कवर कर लेता है। तो ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है। क्लियर। अब बात करते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, समझो इओसिनोफिल की बात करें हम लोग, तो इओसिनोफिल में बेसिकली आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 2 लोब्स देखने को मिलेंगे न्यूक्लियस में। आप इस न्यूक्लियस को देखो अच्छे से, इस न्यूक्लियस में आपको 2 अलग अलग लोब्स दिख रहे हैं, ये पहला लोब और ये दूसरा लोब। इस तरह के 2 लोब्स देखने को मिलेंगे। बेसोफिल्स को देखो आप, ये बेसोफिल्स हैं, इसमें भी न्यूक्लियस में आपको 1 से 2 लोब्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन डिफरेंस है न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल में आपको 2 से 5, ये देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो टोटल 2 से 5 लोब्स देखने को मिल सकते हैं आपको न्यूट्रोफिल्स में। ये देखो 2 से 5, इसलिए न्यूट्रोफिल्स का ही दूसरा नाम रहता है पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ्स ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉली मतलब ज़्यादा और मॉर्फ मॉर्फोलॉजी, यानी जो इसका न्यूक्लियस है ये बहुत अलग अलग टाइप की जो है मॉर्फोलॉजी शो करता है, इसलिए इनको न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। अब हम जब कहते हैं ना स्टेनिंग करते हैं, ब्लड के सेल्स को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से सेल्स कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले तो अगर साइटोप्लाज्म में देखो आप, अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखे तो ग्रेन्युलोसाइट्स, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं दिखे तो अग्रेनुलोसाइट्स। अब अग्रेनुलोसाइट्स में आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा है और साइटोप्लाज्म बिल्कुल पेरिफेरी पे दिख रहा है तो लिम्फोसाइट। अगर न्यूक्लियस आपको इस तरह का किडनी शेप्ड दिख रहा है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है और साइटोप्लाज्म काफ़ी क्लियर दिख रहा है तो वो मोनोसाइट। तो ये तो हमने डिफरेंशिएट कर लिए। फिर बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स की। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स को देखेंगे। तो जो इओसिनोफिल्स होते हैं ना, इओसिनोफिल्स एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं और ये एसिडिक डाई जो रहती है, ये एसिडिक डाई इनको ऑरेंज कलर या रेड कलर या पिंक कलर से स्टेन करती है। तो अगर आपको सेल्स में ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं और ग्रेन्यूल्स का कलर ऑरेंज, रेड या पिंक है तो वो इओसिनोफिल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करते हैं। बेसोफिल्स में आपको करीब वॉयलेट या पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे और न्यूट्रोफिल्स में भी आपको मोस्टली वॉयलेट और पर्पल ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। फिर बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप उनके न्यूक्लियस को देख लेना। अगर 2 से 5 लोब्स, मल्टीपल लोब्स प्रेजेंट हैं तो न्यूट्रोफिल्स है। बेसोफिल्स में करीब 2 या 1-2 इस तरह के लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे न्यूट्रोफिल और बेसोफिल में? इओसिनोफिल तो क्लियर दिख रहा है ना, कलर से डिफरेंशिएट कर लेंगे ग्रेन्यूल्स के। तो इनके ग्रेन्यूल्स का साइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूट्रोफिल जो रहता है ना, न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स छोटे होते हैं। न्यूट्रोफिल्स में जो आपको ग्रेन्यूल्स दिखेंगे वो कंपैरेटिवली छोटे हैं, जबकि बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स इन दोनों के ग्रेन्यूल्स थोड़े बड़े ग्रेन्यूल्स रहते हैं, यानी कि कोर्स ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, अगर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं तो वो न्यूट्रोफिल्स है। ग्रेन्यूल्स बड़े दिख रहे हैं और रेड कलर के हैं तो इओसिनोफिल है। ग्रेन्यूल्स बड़े हैं और वॉयलेट है तो वो बेसोफिल है। तो इस तरह से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इनफैक्ट हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम इन सेल्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक रफ आइडिया दे रहा था कि आपको WBCs कैसे याद करने हैं। अब चलते हैं इनके मेन फंक्शन देख लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। जो मेन फंक्शन की बात करेंगे जो आपको याद करना है, ताकि यहीं पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हम बात करें अगर न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल न्यूट्रोफिल्स ही फैगोसाइटोसिस करते हैं, मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो पहला न्यूट्रोफिल और दूसरा मोनोसाइट्स, इन दोनों का मेन फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस आपको पता ही है, जब कोई बॉडी में पैथोजन एंटर करता है या आपकी बॉडी के ही खुद के जो डेड सेल्स हैं या डेड माइक्रोब्स हैं, वो उनका फैगोसाइटोसिस, यानी कि वो सेल के अंदर एंटर करते हैं और फिर सेल के अंदर आने के बाद सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके द्वारा उनको फैगोसाइटोस किया जाता है। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट से दोनों ही फैगोसाइटोसिस करते हैं हमारे ब्लड में। और न्यूट्रोफिल्स साइज में छोटा है कंपेयर टू मोनोसाइट। मोनोसाइट काफ़ी बड़ा रहता है, इसलिए मोनोसाइट को कहा जाता है मैक्रोपुलिसमैन। मोनोसाइट को क्या कहा जाता है? मैक्रोपुलिसमैन। और न्यूट्रोफिल को कहा जाता है माइक्रोपुलिसमैन, क्योंकि इसका साइज कंपेरेटिवली
छोटा रहता है। तो 2 ही पुलिसमैन है अपने फेगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स, इसलिए पुलिसमैन बोल दिया इनको। बड़ा वाला मोनोसाइट मैक्रोपुलिसमैन और छोटा वाला न्यूट्रोफिल्स या माइक्रोपुलिसमैन। फिर हम बात करते हैं ईओसिनोफिल्स की। तो ईओसिनोफिल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस में फाइट करते हैं। और यहाँ जब हम बात करें पैरासाइट, तो देखो आइडियली तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब पैरासाइट्स भी, इनको भी आप पैरासाइट्स की कैटेगरी में ही डाल सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली जब मैं ईओसिन की बात करूँ, तो ईओसिन में जब हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे पैरासाइट्स, तो यहाँ पे हम बात करें हेलमिंथ की। हेलमिंथ यानी कि प्लेटीहेलमिंथस और निमेटहेलमिंथस, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स, ये जो वर्म इन्फेक्शंस होता है ना, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, हुक वर्म, इन केसेस में ईओसिनोफिल्स जो है ना मेन काम करते हैं। इसलिए ये याद रखना है आपको, ईओसिनोफिल्स पैरासिटिक इन्फेक्शंस में इनका मेन रोल रहता है। फिर हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। तो बेसोफिल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं क्योंकि ये मेनली आपकी इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शंस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपकी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है या एलर्जी प्रोड्यूस होती है वो बेसोफिल्स की वजह से ही होती है। अब आपको याद होगा कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल्स होते हैं जो भी वो भी रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेमेशन और एलर्जी के लिए, जिनको कहा जाता है मास्ट सेल्स। तो जो कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल का काम है वही ब्लड में बेसोफिल का काम है। ये दोनों ही इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं बाय रिलीजिंग ऑब्वियसली हिस्टामिन। और केवल हिस्टामिन नहीं, और भी कुछ है, वो हम लोग जब कब देखेंगे डिटेल में, जब हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो याद रखना इन्फ्लेमेटरी और एलर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये रिलीज होता है कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल और ब्लड में बेसोफिल से। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ट्राई कीजिए अगर आप आंसर दे सके कमेंट सेक्शन में आके, कि जब भी आपकी बॉडी में एलर्जी होती है, जब भी आपकी बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस होती है, तो आपकी बॉडी में जो ईओसिनोफिल्स है यानी कि एसिडोफिल्स, उनका नंबर बढ़ जाता है, उनका नंबर बढ़ जाता है। अब देखो समझो इस बात को, एलर्जी इंड्यूस करवाने के पीछे क्या रीज़न है? हिस्टामिन, जो किसने रिलीज़ किया है? बेसोफिल्स में। लेकिन एलर्जी के केसेस में ईओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन नीट यूजी, नीट पीजी में पूछा जाता है कि अगर किसी पेशेंट्स के ब्लड सैंपल में ईओसिनोफिल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है तो ये क्या सिग्निफाई करता है? तो 2 ही आंसर होते हैं इसका, एक तो हेलमिंथ का इन्फेक्शन और दूसरा एलर्जी, है ना। देखो हेलमिंथ के इन्फेक्शन में भी हमने एक बात की कि ईओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि हेलमिंथ के इन्फेक्शन के लिए किसे फाइट करने के लिए ईओसिनोफिल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन एलर्जी के केस में ईओसिनोफिल्स का नंबर क्यों बढ़ता है, उसके पीछे का रीज़न आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग प्रॉपर इसका आंसर देंगे मुझे। फिर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो आपका पूरा का पूरा जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो आप लोग स्टडी करते हो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये सारा स्पेसिफिक इम्यूनिटी आपका लिम्फोसाइट्स की वजह से ही आता है। मतलब पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है लिम्फोसाइट्स, इम्यूनोलॉजी। फिर हम बात करते हैं मोनोसाइट्स, जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये भी एक फेगोसाइटिक, यानी कि ये बेसिकली ब्लड के मैक्रोफेजेस बोल सकते हो आप, इनके फेगोसाइटोसिस करते हैं ये। तो ये बेसिक फंक्शंस थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs के। हमने यहाँ पर एक साथ WBCs के सारे WBCs के एक तरह से स्ट्रक्चर, फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है, यानी मोटा मोटा सब कुछ यहाँ पर हमने सीख लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ल्यूकोपोइसिस की बात कर लेते हैं हम लोग ना। व्हाट इज़ ल्यूकोपोइसिस? देखो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी, वो देखना आप वीडियो। हिमेटोपोइसिस के ऊपर एक पूरा वीडियो बना रखा है हमने। हिमेटोपोइसिस इसका मतलब क्या होता है? देखो पोइसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। हिमेटो मतलब ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को कहा जाता है हिमेटोपोइसिस। अब अगर मैं वर्ड लिखूँ ल्यूकोपोइसिस, तो ल्यूकोपोइसिस का मतलब क्या हो जाएगा? ल्यूकोपोइसिस का मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स। फिर ये अगर आपको वर्ड बनाना है RBCs के लिए तो आप बोल दोगे एरिथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। या फिर समझो मैं बोलूँ आपके लिए वर्ड यूज़ करूँ लिम्फोपोइसिस, या तो इनका मतलब हो जाएगा लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन। क्लियर? तो कुछ इस तरह से ये टर्म्स बनाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ल्यूकोपोइसिस की, बात करते हैं बेसिकली कि ल्यूकोसाइट्स का ओरिजिन कहाँ से होता है। अब हमें ये पता है कि बोन मैरो वो साइट है जहाँ पर ब्लड के सारे सेल्स बनते हैं। बोन मैरो वो साइट है जहाँ पर ब्लड के सारे सेल्स बनते हैं, और इन सब की शुरुआत होती है ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। जितने भी ब्लड सेल्स है ये सभी इन्हीं स्टेम सेल से डेवलप होते हैं। ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स फिर आगे फर्दर डिवाइड होकर 2 तरह के स्टेम सेल्स बनाते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल और दूसरा है लिम्फॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड और लिम्फॉइड स्टेम सेल। अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा WBCs में। देखो आप
आरबीसीज की बात करूँ, ये आरबीसीज कहाँ से डेवलप हुए? माइलॉइड स्टेम सेल से। इसी माइलॉइड स्टेम सेल से इओसिनोफिल बनता है, इसी माइलॉइड स्टेम सेल से बेसोफिल बनता है, इसी माइलॉइड स्टेम सेल से न्यूट्रोफिल बनता है और इसी माइलॉइड स्टेम सेल से मोनोसाइट बनता है। यानी ये जो 4 टाइप के डब्ल्यूबीसीज है, चारों के चारों माइलॉइड स्टेम सेल से बन जाते हैं, लेकिन फ़र्क है इसमें लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स बनाने वाले स्टेम सेल्स अलग ही हैं, लिम्फॉइड स्टेम सेल, ये टी लिम्फोसाइट्स भी, बी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, ये तीनों लिम्फॉइड स्टेम सेल से बनते हैं। तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे ओरिजिन में डिफरेंस आ जाता है कि लिम्फोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो इकलौते डब्ल्यूबीसीज हैं जिनका जो लिम्फॉइड स्टेम सेल से बनते हैं। बाकी जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं उन्हीं माइलॉइड स्टेम से आरबीसीज, यहाँ तक कि प्लेटिलेट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, सारे के सारे ब्लड सेल्स माइलॉइड स्टेम सेल से बनते हैं। केवल लिम्फॉइड स्टेम सेल से जो लिम्फॉइड स्टेम सेल से लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, बाकी सब कुछ माइलॉइड स्टेम सेल से डेवलप हो जाता है। तो ये बेसिक जो है हेमेटोपोइसिस जो आपको याद करना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट्स की, ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स की। तो ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई से स्टेन होंगे तो एसिडोफिल्स, बेसिक डाई से स्टेन होंगे तो बेसोफिल्स, और अगर दोनों से हो रहे हैं तो न्यूट्रोफिल्स। तो ऑलरेडी हम ये स्टडी कर चुके हैं। देखो इओसिनोफिल्स, मैंने क्या कहा, इओसिनोफिल्स में न्यूक्लियस कैसा है? बाइलोब्ड, 2 लोब्स हैं न्यूक्लियस में, बिल्कुल। ग्रेन्यूल्स, मैंने कहा इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं? कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। और ये ग्रेन्यूल्स किससे स्टेन होते हैं? इओसिन नाम की एक डाई से स्टेन होते हैं, इसीलिए इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? इओसिनोफिल्स। अब इओसिन कैसी है? एक एसिडिक डाई है, इसलिए इनको कह दिया एसिडोफिल्स। कलर देख लो आप ग्रेन्यूल्स का, ग्रेन्यूल्स का कलर कैसा है? ऑरेंज, रेड या पिंक कलर का, बिकॉज इओसिन का कलर यही रहता है, इसलिए ये इओसिनोफिल्स आप क्लियर देखकर बता सकते हो ब्लड के पिक्चर में कि कौन सा इओसिनोफिल होगा। फिर बात करते हैं बेसोफिल की, तो बेसोफिल में भी न्यूक्लियस बाइलोब्ड ही रहता है ऑलमोस्ट। और ग्रेन्यूल्स कैसे होंगे? कोर्स ग्रेन्यूल्स होंगे। और स्टेन किससे होंगे? ये एक बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, और बेसिक डाई का नाम होता है मेथिलिन ब्लू। ये ध्यान रखने, देखो डाइस के नाम, बेसिक डाई का नाम क्या है? मेथिलिन ब्लू, और एसिडिक डाई का नाम क्या है? इओसिन। और बिकॉज ये बेसिक डाई से स्टेन हो रहे हैं, इसलिए ये इस तरह के वॉयलेट कलर या पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। तो इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में कोर्स ग्रेन्यूल्स होंगे, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, और ग्रेन्यूल्स के कलर से आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स में। तो न्यूट्रोफिल्स में देखो फाइन ग्रेन्यूल्स हैं, ये सबसे खास तरीका है इनमें डिफ्रेंशिएट करने का। फाइन ग्रेन्यूल्स है ना, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, और इन ग्रेन्यूल्स में आपको देखो इओसिन से स्टेन होने वाले रेडिश भी दिख रहे हैं, और मिथाइलिन ब्लू से स्टेन होने वाले जो है ना वो वाले ग्रेन्यूल्स भी दिख रहे हैं। तो फाइन ग्रेन्यूल्स हैं जो इओसिन और मेथिलिन ब्लू दोनों स्टेन लेते हैं, इसलिए इनको न्यूट्रोफिल कहा जाता है। ग्रेन्यूल्स का साइज काफ़ी छोटा रहता है, और सबसे खास बात इसके न्यूक्लियस की है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इसका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड रहता है। करीब 2 से 5 लोब्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा लोब्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूट्रोफिल्स का, इसलिए हमने इसका नाइकॉन नाम क्या रखा है? पॉलीमॉर्फ। हम लेंगे सबको, सब सेल्स को और डिटेल में हम लोग लेंगे, है ना। अब मेन जो इनके ग्रेन्यूल्स है ना, इन ग्रेन्यूल्स का कॉम्पोजिशन भी देखेंगे कि इन ग्रेन्यूल्स में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अलग अलग वीडियोस हम सब सेल्स पे बनाने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स की। तो हमने कहा था 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इनको पहचानने का सबसे खास तरीका क्या है कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है क्लियर साइटोप्लाज्म है, यानी इनमें कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। अब अगर न्यूक्लियस इतना बड़ा है कि उसने करीब करीब पूरे सेल को ही कवर कर लिया तो वो लिम्फोसाइट होगा। और न्यूक्लियस मतलब ऐसा क्लियर साइटोप्लाज्म दिख रहा है ना, और न्यूक्लियस उतना बड़ा नहीं हो कि किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है और थोड़ा सा साइड में पड़ा है, तो उसको आप कहते हो मोनोसाइट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नीट यूजी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेल में आपको एक किडनी शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, तो आंसर होता है मोनोसाइट। ठीक है। और लिम्फोसाइट क्लियर साइटोप्लाज्म है, और लेकिन न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो साइटोप्लाज्म उतना क्लियर नहीं दिख पाता। तो ये अग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। देखो रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार अच्छे से इस वीडियो को देखोगे, खुद वीडियोस को देखते देखते अगर नोट्स बनाते रहोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टूडेंट को दूसरों के बनाए हुए नोट्स नहीं याद रह सकते। आपको जो नोट्स आप खुद बनाओगे ना, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते देखते हाथों हाथ अपने आप खुद ही नोट्स बना रहे हो अगर आप, तो ये नोट्स आपको हमेशा याद रहेंगे, है ना, कि और बार बार उनको आप रिवाइज करते रहो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इन 5 WBCs को हम एक साथ जो है स्टडी करते हैं एक बार।
न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले डायमीटर की बात करें, इनके अगर साइज़ की बात करें तो देखो डायमीटर आपको याद नहीं करना है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी याद करना। आप बस ये याद करो कि सबसे बड़ा WBC कौन सा है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ा WBC है, इसीलिए इसको मैक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड बोलते हैं। ये क्या हो गया, मैक्रोपोलिसमैन। मैक्रो मतलब बड़ा, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट WBC है मोनोसाइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर लाइफ स्पैन की बारी आती है कि कौन कितने लाइफ, किसका कितना लाइफ रहता है। तो 2 से 5 दिन, 7 से 12, 12 से 15, 2 से 5, आधा से 1 दिन। तो ये आपको याद नहीं करना, ये ध्यान रखना है कि किसका एवरेज कितना रहता है। बाकी ज़्यादा डिटेल में आपको इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आप इसको छोड़ सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट है। अब चाहे आप ये याद करो ना करो, आपको ये ज़रूर याद करना है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखो जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हो ना, आप एक काम करें, अगर आपके घर में किसी का भी ब्लड का रिपोर्ट है तो एक बार उसको लेके आओ और फिर उस साथ साथ में ये वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। देखो इस तरह की रिपोर्ट को कहा जाता है CBC रिपोर्ट कहते हैं इसको। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका कंप्लीट इसमें क्या दे रखा होता है, काउंट दे रखा होता है। तो CBC रिपोर्ट कहा जाता है इसको। आप CBC अगर आपके घर में कोई है तो लेके आओ, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो CBC में, WBC से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं केवल अभी फिलहाल। CBC में एक वर्ड लिखा होगा TLC। वर्ड क्या है, TLC। TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी टोटल WBCs कितने प्रेजेंट हैं पर क्यूबिक mm, है ना। हम अलग अलग नहीं कह रहे, इओसिनोफिल, बेसोफिल अलग अलग नहीं, टोटल इन पांचों को मिला के टोटल काउंट कितना आ रहा है उसको हम कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं कि करीब 4000 से लेकर 10,000 पर क्यूबिक mm रहता है। तो ये तो हो गया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि केवल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जानने से हम एक डेफिनेट डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पाते। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि हेलमिंथिक इन्फेक्शन अगर होगा तो यूसिनोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब CBC रिपोर्ट आए तो CBC रिपोर्ट में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के साथ साथ में अलग अलग ल्यूकोसाइट काउंट, यानी जो डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स हैं इनका भी काउंट आना चाहिए, और उसको कहा जाता है DLC। उसको क्या कहते हैं, DLC। DLC का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये जो हेडिंग लिखी है हमने, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स का काउंट कितना है, यानी न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, इओसिनोफिल्स कितने हैं, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इनका काउंट कितना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि समझो न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल, बेसोफिल नॉर्मल, मोनोसाइट नॉर्मल, लिम्फोसाइट नॉर्मल, पेशेंट का केवल इओसिनोफिल्स बढ़ा हुआ है, तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को या तो किसी चीज़ से एलर्जिक है वो, या फिर उसको कोई हेलमिंथिक इन्फेक्शन हुआ है। तो इस तरह से हम एक डायग्नोसिस तक पहुँच पाते हैं। समझ में आई आपको ये चीज़। और इसमें आपको जो सबसे मेन याद करना है वो इनका सीक्वेंस याद करना है कि कौन सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे कम है, ये पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। नीट में ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी मैं आपको याद करने का एक निमोनिक बता देता हूँ मैं आपको। बहुत आसान सा है, आप आराम से इसको याद कर सकते हो। आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है कि मेलन यानी जो आपको कहते हैं ना वाटरमेलन बोलते हैं जिसको, तो है ना वॉवल्स हटा देते हैं हम, मेलन। अब ये जो सीक्वेंस है ये है आपका कम से लेकर ज़्यादा तक का, यानी सबसे कम कौन रहता है, बेसोफिल। ये देखो आप, ये सबसे कम है। लोवेस्ट नंबर किसका है, बेसोफिल्स का। बेसोफिल्स के बाद में इओसिनोफिल्स, देखो 2 से 4, ये सेकंड नंबर पे आ गया। उसके बाद में मोनोसाइट्स, ये तीसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद में L से लिम्फोसाइट, यानी ये चौथे नंबर पे आ गया। और सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, यानी ये मैक्सिमम। तो आपको मेलन याद रखना है, और ये इस तरह से इनका जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम कौन सा होगा, बेसोफिल। तो मेलन से आप इसको पूरा याद कर सकते हो कि कौन सबसे कम है और कौन सबसे ज़्यादा है, और इस हिसाब से इनका ये नंबर रहता है 3000 to 6000, 150 to 450, और ये इस तरह से नंबर आपको याद नहीं करना। आपको केवल क्या याद करना है, सीक्वेंस याद करना है, जो आप मेलन से याद कर सकते हो।
तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आप है ना, आपको मैंने एक ओवरऑल व्यू दे दिया आपको पूरा WBCs का कि आपको WBCs में क्या क्या स्टडी करना है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग और पर्टिकुलर WBCs, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके फंक्शंस, कौन कैसे कैरी आउट करता है, किस केस में क्या बढ़ेगा वगैरह, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो या आपके पास कोई सजेशन हो या कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो आपके पास बायो में, कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो, तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मेल आईडी पे भी मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।